हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स, यानी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर लास्ट है, यानी ध्वनि रिलेटेड, यानी ध्वनि से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको दूसरा वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड देखने की जरूरत ही नहीं है। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली बन सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो है आपको, इस वीडियो में जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन रटाया नहीं गया है बल्कि कंसेप्ट के साथ बताया गया है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो आपको कंसेप्ट दिया गया है, कंसेप्ट के आधार पर कई एक क्वेश्चन बताया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इजीली बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ध्वनि है, यानी ध्वनि क्या है? बल का एक रूप है, आयतन का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है और इनमें से कोई नहीं। यानी ध्वनि क्या है जरा जान जाइए आप। ध्वनि किसको कहते हैं? यानी वही सारी चीजें या फिर जो हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं वो क्या है? एक ध्वनि है। तो ध्वनि जो है आपका एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है। अब एसआई मात्रक जो होता है आवृत्ति का क्या होता है? तो आप सरस जान जाइए कि एसआई मात्रक जो होता है, आवृत्ति जो होता क्या है? तो आवृत्ति होता है एक प्रकार का कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है। तो आवृत्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्ध्य का मात्रक है? यानी तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य एक प्रकार का क्या होता है? दूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को क्या करेंगे आप इस तरह से बिल्कुल एकदम तान के क्या करना, बांध देना है। और इसको अगर क्या करेंगे आप ऐसे पकड़ के क्या करेंगे, इस तरह से नीचे खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह का मोशन करेगा, इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगा। और इसी को जो बोला जाता है वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। तो यहां से यहां तक का जो वेव होता है इसको क्या बोला जाता है? स्रिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्रिंग बोला जाता है। नीचे का जो वेव होता है इसको क्या बोला जाता है? गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो गर्त बोला जाता है। और यहाँ एक वेव से दूसरी वेव के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। यानी यहाँ दूरी है तो दूरी को मापने के लिए मीटर का भी यूज किया जाता है, और नैनोमीटर इसका छोटी इकाई है और एंगस्ट्रम जो है इसका बड़ा इकाई है। तो मीटर का भी यूज करते हैं दूरी को मापने के लिए, नैनोमीटर का भी यूज करते हैं दूरी को मापने के लिए, एंगस्ट्रम का भी यूज करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ नन ऑफ डीज लिख दिया गया है। आप यहाँ क्या करेंगे? ऑल ऑफ द एबव। क्या कर लेंगे ऑप्शन को? ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है मानव के लिए श्राव्य प्रास ऑडिबल रेंज होता है। यानी कहने का मतलब कितना तरंगदैर्ध्य होना चाहिए, कितना वेव होना चाहिए जिसे मनुष्य जो है सुन सकता है। तो 1 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, 20 हर्ज से 100 हर्ज तक, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या होता है? यहाँ थोड़ा सा आप डिटेल से जान लीजिए। अगर 20 हर्ज से कम होगा तो उसको बोला जाता है अबश्रव्य। क्या बोला जाता है? अबश्रव्य, अबश्रव्य प्रास, यानी जिसे मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है। और अगर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक रहेगा तो इसको बोला जाता है प्राश्रव्य ग्रंथि, या फिर इसको बोला जाता है श्राव्य। क्या बोला जाता है? श्राव्य। यानी इसको क्या बोला जाता है? श्राव्य प्रास बोला जाता है ना, जिसे जो मनुष्य जो है इसे सुन सकता है। लेकिन अगर 20,000 हज से ऊपर अगर हो जाता है तो इसको बोला जाता है प्राश्रव्य, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, चमगादड़ वगैरह सुन सकता है। प्राश्रव्य
बोला जाता है। तो यहाँ मनुष्य का जो होता है सुनने का जो रेंज होता है तो क्या होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हवा, पानी तथा लोहे में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन यहाँ किया गया है, हवा, पानी, लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो हवा, पानी तथा लोहा में अगर इसमें ध्वनि की चाल हमें मालूम होगी तभी हम बता सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा किसका होता है। तो जरा देख लीजिए कि ध्वनि की चाल जो होती है, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रॉपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। और पानी में जो होता है ध्वनि की चाल, पानी में ध्वनि की चाल जो होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। और लोहा में जो होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ इनमें से इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होता है, लोहा में होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए जरा देख लीजिए। सभी माध्यमों में एक समान होता है, एक समान है नहीं। हवा में अधिक होती है तो हवा में सबसे ज्यादा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। पानी में अधिक होता है, पानी में भी अधिक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, लोहे में अधिक होती है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में जो होता है बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है, इसके आवर्तकाल का मान होगा। यानी इसकी आवृत्ति दे दिया गया है 50 हर्ज है, तो इसका आवर्तकाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या दे दिया गया है, आप यहाँ थोड़ा सा बना सकते हैं। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति बराबर 50 हर्ज दे दिया गया है, तो आपको पूछा जा रहा है आवर्तकाल। क्या पूछा जा रहा है, आवर्तकाल पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं आवृत्ति बराबर, इस फॉर्मूला को याद रखें तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है। कभी कभी आपको आवृत्ति देके आवर्तकाल पूछा जाएगा, तो कभी आवर्तकाल देके आवृत्ति भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ आवर्तकाल पूछा जा रहा है तो इसका स्थान में चेंजिंग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1/, आवृत्ति का मान कितना है 50 हर्ज है, इसको आप भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 दे के पॉइंट देंगे, यहाँ 1 0 आ जाएगा, फिर भी भाग नहीं लगेगा तो 1 0 दे के यहाँ और 1 0 देंगे तो 50 दूना 100 यानी 0.02 सेकंड आ जाएगा। ये हमेशा सेकंड में आता है तो 0.02 सेकंड हो जाएगा। तो जरा आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को यानी इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाता है, चाहे आपको आवर्तकाल पूछा जाए या फिर आपको आवृत्ति पूछा जाए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी माध्यम में तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ज हो तो उसका आवर्तकाल होगा। सेम क्वेश्चन आपको फिर यहाँ पूछ दिया गया है, आवृत्ति आपको दे दिया 10 किलो हर्ज, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर आप लिख सकते हैं, आवर्तकाल बराबर इस फॉर्मूला से आप लिख सकते, आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति होता है। क्या होता है, 1/, आवृत्ति होता है। 1/, आवृत्ति यानी 1/, आवृत्ति करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 ऊपर, आवृत्ति कितना दे दिया आपका 10 किलो हर्ज दे दिया गया है। अब 10 किलो हर्ज को क्या करेंगे, अब किस में चेंज करेंगे, 10 किलो हर्ज, किलो को आप क्या करेंगे हर्ज में चेंज करेंगे तो 1 किलो बराबर 1000 होता है, तो इसलिए 1000 से आप क्या करेंगे गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/, कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, फिर 1 0 देंगे, फिर 1 0 देंगे, फिर 1 0 यहाँ देंगे तो फिर 1 0, यहाँ 3 0 हुआ, फिर 1 0 देके फिर यहाँ 1 0 देना है, तब जाके ये कट जाएगा एक बार में, तो आपका इतना सेकंड आ जाएगा यानी 0.0001 सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
समुद्र की जल में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? तो जरा आप देखिए यहाँ क्या है, अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक क्या है आपका, ये कि डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। आपका क्या है, इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी क्या करता है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का क्या करता है, पता लगाया जाता है, उसके अंग का जांच किया जाता है। किसके द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। लेकिन सोनार का आप थोड़ा सा फुल फॉर्म जान जाइए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन। क्या होता है, साउंड नेविगेशन। क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज करते हैं, या फिर समुद्र में कोई चीज अगर खो जाता है तो उसका हम लोग पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी भी छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए समुद्र में किसका यूज किया जाता है, तो सोनार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आवृत्ति यानी वी, आवृत्ति को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, वी के द्वारा, तथा तरंगदार्ढ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल वी दी जाती है। इसका चाल क्या होता है, इसके बीच एक रिलेशन होता है गामा इक्वल टू वी इंटू लैम्डा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस फॉर्मूला से बहुत सारा आपका नॉमेरिकल बन सकता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखें तो कई एक नॉमेरिकल आपका बनेगा। आगे आप देखेंगे किस तरह से नॉमेरिकल वगैरह बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। श्राव्यता के प्रास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं? कहने का मतलब श्राव्यता का प्रास क्या होता है, 20 हर्ज से लेके 20,000 यानी 20 केल्विन हर्ज तक के ध्वनि को क्या कहा जाता है, श्राव्य ध्वनि कहा जाता है। इससे कम अगर 20,000 यानी 20 हर्ज से कम होगा तो इसको क्या कहा जाता है, आपका अबश्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अबश्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन प्राश्रव्य क्या कहा जाता है, 20,000 यानी 20 केल्विन हर्ज से ऊपर के ध्वनि को क्या कहा जाता है, प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, श्राव्यता के प्रास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया था कि 20 केल्विन हर्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहा जाता है, प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो 20 केल्विन यानी 20,000 हर्ज से ऊपर के ध्वनि को क्या कहा जाता है, प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और 20 हर्ज से कम ध्वनि को कहा जाता है अबश्रव्य ध्वनि। और ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो होता है यानी सुनने लायक जो ध्वनि होता है 20 हर्ज से लेके 20 हर्ज तक। कई एक बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ज हो तो वह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? यानी इसमें क्या आपको क्या दे दिया गया है, यानी आवृत्ति यानी वी आपको क्या दे दिया गया है, वी बराबर आपको कितना हर्ज दे दिया है, 200 हर्ज दे दिया गया है। और क्या है, आपको क्या दिया गया, 1 मिनट यानी टाइम दे दिया गया है। क्या दिया है, यानी टाइम यानी लैम्डा आपको दे दिया गया है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड आपको दे दिया गया है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, गामा पूछा जा रहा है, यानी ये कितना बार कंपन करेगा। तो गामा बराबर आपने सॉरी दोस्तों, गामा बराबर आपने अभी पढ़ा था v इंटू लैम्डा होता है। तो आप क्या करेंगे, v यानी 200 गुना आपका क्या करेंगे 60 कर देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा 6 दूना, जब 0 वाला गुना आता है तो आपको एक तरीका यूज करना है, 0 को गुना नहीं करना, छोड़ देना है। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 0 इधर, इधर 1 0, 3 0 आपको इधर दे 12,000 बार आपका क्या करेगा, कंपन करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग गति करता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है गति करता है किसके रूप में, श्रृंग और गर्त के रूप में। कहने का मतलब है, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई अगर रस्सी या फिर कोई रबड़ है, इसको अगर आप इस तरह से खींच देंगे नीचे तो ये इस तरह से गति करने लगेगा। किस तरह से गति कर देगा, इस तरह से। इसी को अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। ऊपर की तरफ गति जो होता है इसको बोला जाता है श्रृंग,
क्या बोला जाता है, इसको श्रिंक बोला जाता है। नीचे की तरफ जो गति होता है इसी को बोला जाता है गर्त। और इस तरह की गति को क्या बोला जाता है, इस तरह के तरंग को क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। तो किसके रूप में करता है, श्रिंक और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंग गति करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 15, सॉरी आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ आपको 0.6 मीटर दे दिया गया है। वेवलेंथ कितना दिया, 0.6 मीटर, और इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज दे दिया गया है। तो ध्वनि की चाल क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, आपका वेवलेंथ दे दिया गया यानी लैम्डा बराबर आपको दे दिया गया है कितना है, 0.6 मीटर दे दिया गया है। और v आपका दे दिया गया है यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपको कितना, 512 हर्ट्ज दे दिया गया। लेकिन आपको गामा पूछा जा रहा है यानी कितना है, यानी कितना बार कंपन करेगा, फिर उसका चाल कितना है। तो गामा बराबर आपने पढ़ा था v इंटू लैम्डा, क्या पढ़ा था, v इंटू लैम्डा। तो आप इसको क्या करेंगे, v की जगह पे आपको 512 रख देना है और लैम्डा की जगह पर आपको क्या रखना है, 0.6 रख देना है। तो आपको क्या हो जाए, इसको गुना कर देना है, 6 दूना 12 के 2, कैरी रहा 1, 6 इकाई 6, 6 1 7 और 6 पंचे आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसका होता है क्या आपका, ये होता है आपका हर्ज है, इसी को आपको मीटर भी बोल सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी आवृत्ति 300 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, यानी यहाँ गामा का मान दे दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है। आवृत्ति यानी v का मान कितना दे दिया गया, आपका दे दिया गया है 300 हर्ट्ज दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है v का मान, यानी किसका मान पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किसका मान, लैम्डा का मान, यानी तरंगदैर्ध्य पूछा जा रहा है। तो लैम्डा का मान आपका क्या हो जाएगा, तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा, गामा इक्वल टू v इंटू लैम्डा होता है। तो आप अगर लैम्डा को रहने देंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा बटे आपको क्या हो जाएगा, v नीचे आ जाएगा। तो आपका गामा का मान कितना है, आपका 330 है और इसका मान कितना है आपका, यहाँ देखिए आपका 300 है, तो नीचे रखेंगे 300, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 दाई 30 और ये 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 बट्टे 10 हो जाएगा। इसको आप भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1.1 मीटर आपका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 1500 मीटर की दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री की सीटी से अपनी घड़ी से मिलाता है। यदि हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति का घड़ी जो है कितना सुस्त हो जाएगा, यानी कितना टाइम सुस्त हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिया क्या है, व्यक्ति का तरंगदैर्ध्य दे दिया गया, यानी लैम्डा का मान दे दिया 1500 मीटर दे दिया गया है, और आपका क्या दिया है v इक्वल टू, यानी चाल आपका दे दिया गया है कितना है 330 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है। हाँ आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ यानी गामा का मान पूछा जा रहा था, आपको क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका जो है गामा का मान दे दिया गया था, तो गामा का मान दे देगा। आपको क्या पूछा जा रहा है, v का मान पूछा जा रहा है। तो आपका क्या होता है, गामा इक्वल टू आपका क्या होता है v इंटू लैम्डा होता है। तो आपका v का मान पूछा जा रहा था, v बराबर आपका रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, गामा बाई लैम्डा हो जाएगा। यानी तो इसी को आप मान पलट देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई v हो जाएगा। तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 1500 बटे आपका क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 11 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में, बराबर 50 बटे 11 हो जाएगा। तो आप इसको भाग लगाएंगे तो लगभग 4.5 सेकंड में भाग लग जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा बराबर आपका क्या होता है v बाई v होता है। इसी फार्मूले में आप इसको सेट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ क्या निकालना था,
v बराबर आपका दे दिया गया था, कितना मीटर है आपका 1500 मीटर है। यहाँ गामा बराबर आपको क्या 330 दे दिया है। लैम्डा बराबर आपको निकालना था, तो लैम्डा बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी बाई वी हो जाता है। इसका मान बैठाते तो मान आपका क्या हो जाता, आपका 4.5 सेकेंड आ जाता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है मानव कान का श्राव्य प्रास कितना होता है। तो आप इस क्वेश्चन का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मानव कान का जो श्राव्य प्रास है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो इसको क्या बोला जाता है, 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा यानी 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को क्या बोला जाता है, अबश्राव्य आवृत्ति बोला जाती है। फिर अबश्राव्य क्या बोला जाता है, अबश्राव्य बोला जाता है। उसके बाद अगर 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक, इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से 20 यानी 2000 है, इसको भी कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है तो इसको बोला जाता है प्राश्राव्य, क्या बोला जाता है, प्राश्राव्य ध्वनि बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से यानी 20 केल्विन यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को क्या बोला जाता है, आपका प्राश्राव्य ध्वनि। यहाँ जो है श्राव्य ध्वनि को बोला जाता है, इसको 20 हर्ट्ज से 20,000 के ध्वनि को श्राव्य ध्वनि बोला जाता है। लेकिन 20,000 से अगर ऊपर हो जाए तो इसको प्राश्राव्य ध्वनि बोला जाता है। तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, और मानव कान इसी को सुन सकता है। इसका उपयोग कभी कभी हृदय की जांच करने के लिए, हृदय के अंग का पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और 20,000 से ऊपर की ध्वनि को चमगादड़ वगैरह सुन सकता है। तो मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली कौन सी ये है, रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कितना होना चाहिए। यानी जो है अस्पष्ट प्रतिध्वनि कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका ध्वनि है, आगे आपका ध्वनि आपको कभी तभी सुनाई देता है जब यहाँ से टकरा के आपका वापस आप तक पहुँचता है। तो इसका बीच का जो समय होता है ये कम से कम कितना होना चाहिए ताकि हमको स्पष्ट रूप से उसका ध्वनि सुनाई दे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 1/15 सेकेंड कम से कम होना चाहिए। और अगर आप जानेंगे तो यहाँ से दूरी कितना होना चाहिए, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की दूरी कितना होना चाहिए ताकि हमें स्पष्ट रूप से वहाँ की ध्वनि को आसानी से सुनी जा सकती है, तो कहता है 11 मीटर। और कहीं कहीं किसी कंपटीशन वगैरह बुक का आप स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा 16 मीटर। तो अगर आपका ऑप्शन में 16 मीटर रहता तो 16 मीटर आप चूज करेंगे। और अगर 9th का सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो वहाँ आपको 11 मीटर दिया रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको चूज करेंगे। जो भी आपका ऑप्शन में आएगा 9th के अनुसार आपका क्या 11 मीटर कहीं किसी किसी किताब में लिखा रहता है। कंपटीशन का बुक वगैरह का स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको क्या लिखा रहता है 16 मीटर। दो वस्तु के बीच की दूरी अगर 16 मीटर हो तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से उसको सुनाई देता है। अंतिम क्वेश्चन आज इस वीडियो का आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तथा आवर्तकाल टाइम पीरियड का गुणनफल कितना होता है। यानी आवृत्ति और आवर्तकाल यानी इन दोनों का गुणनफल जो होता है कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि आवृत्ति बराबर आपका क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है। ये आपका एक फार्मूला पढ़ा। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो आवर्तकाल इक्वल टू आपका होता है 1/, आवृत्ति। इसके द्वारा आप बहुत सारा क्या किए, नॉमेरिकल वगैरह भी बनाया। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जरा आप 1-2 मिनट में आप ब्रीफ में जान ले कि आप इस वीडियो में क्या क्या पढ़े। आपने पढ़ा कि ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, ध्वनि एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। साथ ही साथ आपने पढ़ा कि तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, तरंगदैर्घ्य को किसके द्वारा मापा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, एंगस्ट्रम के द्वारा मापा जाता है। एंगस्ट्रम को इसके द्वारा क्या करते हैं,
डिनोट करते हैं। इसको मीटर के द्वारा भी मापा जाता है। नैनोमीटर ये छोटी इकाई, इसके द्वारा भी मापा जाता है और एंगस्ट्रम के द्वारा मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता कितना है, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा जा चुका है। 10⁻⁻10 मीटर आपका क्या होता है, एक एंगस्ट्रम की दूरी होता है। दूसरा आपने पढ़ा प्राश्राव्य ध्वनि, अपश्राव्य ध्वनि और श्राव्य ध्वनि। अगर 20 हर्ज से कम आपका आवृत्ति होता है, फिर ध्वनि होता है, जिसको आपको बोला जाता है अपश्राव्य ध्वनि। क्या बोला जाता है, अपश्राव्य ध्वनि, जिसे डॉक्टर वगैरह यूज करता है स्टेथोस्कोप में हृदय की गति या फिर शरीर के किसी अंग का धड़कन का पता लगाने के लिए। उसके बाद अगर 20 हर्ज से 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच आपका रेंज होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, श्राव्य ध्वनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्राव्य ध्वनि बोला जाता है, जिसे हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं, यानी मनुष्य से सुन सकता है। लेकिन अगर 20 केल्विन यानी 20,000 से ऊपर अगर ध्वनि होता है, तो इसको बोला जाता है प्राश्राव्य ध्वनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राश्राव्य ध्वनि बोला जाता है, जिसे चमगादड़ सुन सकता है रात में। क्या कर सकता है, चमगादड़ सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग सुन नहीं सकते हैं। ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ ब्रीफ में आप जान गए कि किस तरह से। दूसरा फॉर्मूला आपने जाना कि आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। इस फार्मूला से बहुत सारा आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इस फार्मूला को याद रखेंगे। तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा कि आपका जो होता है गामा इक्वल टू आपको V इंटू लेमडा, ये तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा। इस फार्मूला से भी बहुत सारा क्या बन सकता है, आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं करने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उसको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और बहुत जल्द मैं केमिस्ट्री का वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।